अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे मौज़ूआत, रोज़ाना यही बात बताती हूँ मैं आपको। लेकिन कुछ आज खसारे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा खसारे की तफसीलात ये ऐसी हैं कि सुनते जाएं, दिल पकड़ के हाय हाय करते जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार संभालने के साथ ही ये पहला साल है उनका, और इसके साथ ही मुल्क का माली खसारा बढ़ गया है और अखराजात इसके सारे गुज़िश्ता रिकॉर्ड टूट गए। मजमूई मुल्क की पैदावार यानी कि GDP ये 5% तक जा पहुंचा है एक तरफ, और दूसरी जानिब ये हुआ कि आमदनी यानी कि रेवेन्यू, हाँ इसके बारे में भी क्या कहा जाए, करीबन 1 दहाई की कम तरीन सतह पर है ये। अखराजात अपने काबू में नहीं, रेवेन्यू इकट्ठा करना अपने लिए चैलेंज है, और शरह सूद ये भी बढ़ती चली जा रही है। मुल्क की करेंसी यहाँ भी हालत पतली। जून आ रहा है, बजट आएगा, बड़ा ही सख्त आएगा और कोई अच्छी खबर नहीं लाएगा, ये कहा जा रहा है। महंगाई का तूफान आएगा, मसाइल का अंबार लगा है। कहीं कोई थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है? फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन घबराना आपने नहीं है। मैं नहीं घबराऊंगी, किसी ने नहीं घबराना। खान साहब, अब तो हम कहेंगे आपने भी नहीं घबराना, क्योंकि आप हमें कहते हैं कि हमने नहीं घबराना। एनीवेज, ये तो सारे मामलात हैं यानी इकॉनमी से रिलेटेड जिस पर हम बात कर रहे हैं। और जिस तरह किरण ने कहा कि जून आने वाला है और बजट एक नया तूफान यानी कि वो आएगा, तो उसकी आगे चल के बात करें। लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर होंगी, हम सिर्फ उम्मीद कर रख सकते हैं। एनीवेज, नया दिन, इसमें आज की टॉप स्टोरीज हैं, क्या नजर डालेंगे उस पर। सिंध में आवारा कुत्तों के हमले, 6 माह में 1.25 लाख शहरियों को काट लिया। शिकार होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों और नौजवानों की है। इलाज के लिए अस्पतालों में वैक्सीन भी मौजूद नहीं। मार्केट में दस्तयाब वैक्सीन इंतहाई महंगी। बरकतों के महीने में गुरमीत सिंह नेकियां समेटने में पेश पे। जिला खैबर के सिख खानदान ने अपनी दुकान पर सेल लगा दी। सस्ती अशिया के बायस इलाके में मशहूर खालसा किराना स्टोर से खरीदारी करके गाहक भी खुश। और पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, सिक्योरिटी के खदशात भी नहीं। सयाह वजाहत मलिक रिक्शा लेकर पाकिस्तान की सयाहत को निकल पड़े। कहते हैं हुकूमत को सियाहती मकामात साफ रखने चाहिए, मकामी सयाह भी ताउन करें। आई थिंक टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। जिस तरह आज हमने सयाहत की बात भी करने, आपको आइडिया तो हो गया होगा। इसमें बड़ा अच्छा मैसेज ये था कि जहाँ भी जाएं उस जगह को ज़रा साफ रखें। मेड बी कराची और फॉर दैट मैटर गिलगित हुंजा, जो कि बड़े खूबसूरत हैं। पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत को खूबसूरत रखने में हमने अपना किरदार अदा करना। और साथ के साथ ये भी हमें करना पड़ेगा कि हम अपना ही नहीं, दीगर मखलूक का भी ख्याल रखें। अगर हम बात कर लें कुत्ते के काटने के वाक़यात की, तो फिर एक बहस शुरू हो जाती है, एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है कि इस सब पर काबू कैसे पाया जाए, और क्या इसका हल ये है कि कुत्ते मार दिए जाएं। ये सारे सवाल हैं जिनका आज हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। हम सिंध से बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते के काटने के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखें, ये आपको परेशान कर देने के लिए काफ़ी हैं। इन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 1,25,000 से भी ज़्यादा अफराद को कुत्तों ने काटा है। और यही नहीं, अक्टूबर से लेकर अब तक रिपोर्ट होने वाले इन वाक़यात में ज़्यादातर बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो कुत्ते के हमले का निशाना बने हैं। और इसमें एक सितम ज़रीफ़ी भी है। एक तरफ तो कुत्ते इंसानों को काट रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर इलाज मुआलजे की बात की जाए तो यहाँ पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं। भारत से भी वैक्सीन दरामद नहीं हो रही, वहाँ से भी नहीं मिल रही, और जो वैक्सीन यहाँ मिल रही है वो इंतहाई महंगी है। यानी एक तरफ मसला ये है कि कुत्ता काट ले, दूसरी तरफ उससे भी बड़ा मसला ये है कि उसका इलाज भी मुमकिन ना हो, वैक्सीन तक ना मिले। एग्जैक्टली इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। डॉक्टर सिमी जमाली साहब करें, इसके साथ साथ वकार भट्टी, आप सहाफ़ी, आप हमें ज्वाइन करें, और उनके साथ साथ आदिल खान, एनिमल वेलफेयर से आपका ताल्लुक है, आपने ज्वाइन किया दिन में। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। सिमी जमाली साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिना अस्पताल, यहाँ पर कई केसेस आते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे क्या स्टैट्स हैं जो आप शेयर कर सकेंगी, और साथ साथ इसके इलाज के से मुताल्लिक क्या सहूलियात मौजूद है जिना अस्पताल में?
देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। ये एक कुत्ते के काटने की जो क्लिनिक है, हमारे पास तकरीबन 30 साल हो गए इस क्लिनिक को फॉर्मुलेट किए हुए हमें। और जिन्ना हॉस्पिटल पब्लिक सेक्टर का शायद वाहिद अस्पताल था जहाँ पर कुत्ते के काटने का इलाज हुआ करता था, और तब से आज तक उसी तरह मौजूद है। बहुत इब्तदाई दिनों में आपको शायद मालूम होता होगा कि कुत्ते के काटने के 14 टीके पेट में लगाया करते थे लोगों को, और सब क्यूटेनियसली ये वैक्सीन दी जाती थी। लेकिन अब जो है फिर हमने देखा कि हमारे अपने ही एक सिक्योरिटी गार्ड जो थे उनको ये 14 टीके लगे थे। 30 साल कबल की बात बता रही हूँ आपको, और उन्होंने पूरे टीके भी लगवाए, उसके बावजूद उनको रेबीज़ हो गया। और ये वो बीमारी है जिसका दुनिया भर में कोई इलाज नहीं होता। तो जब उनको रेबीज़ हो गया तो इससे हमें बड़ी तशवीश हुई कि जो वैक्सीन हमारे पास NIH से आया करती थी, उस वैक्सीन में या तो उसमें वो पोटेंट वैक्सीन नहीं थी, या फिर ये कि वो इफ़ेक्टिव नहीं थी। तो हमने इस वैक्सीन पर भी हमने बाहर भेजा और इसको एनालाइज भी कराया, और हमें ये पता चला कि ये इम्पोर्टेंट वैक्सीन थी। उसके बाद हमने WHO के बताए हुए तरीक़ाकार, जो एक नया तरीक़ाकार उन्होंने बताया था कि टिश्यू कल्चर वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई। और टिश्यू कल्चर वैक्सीन बेहद महंगी वैक्सीन थी, जिसके 5 टीके इंट्रामस्कुलर लोगों को लगा करते थे, और उसके साथ साथ इम्यून ग्लोबुलिन भी लगाई जाती थी। अब ये बहुत महंगा इलाज है, बल्कि महंगा तरीन इलाज था, और करते करते हमने अब इसको इंट्राडर्मल टेक्निक से लगाना शुरू कर दिया। यानी उस वैक्सीन की इफ़ादियत बिल्कुल वही होगी, लेकिन लो कॉस्ट में दी जाती है लोगों को, और फ्री ऑफ कॉस्ट जिन्ना हॉस्पिटल में दी जाती है। इसके अलावा 2 अस्पताल और भी हैं जहाँ पर दी जाती है। एक तो इंडस हॉस्पिटल है और एक जो है वो सिविल हॉस्पिटल है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम, हमारे पास रिकॉर्ड्स पूरे हैं, और हर पेशेंट को 4 दफ़ा फ़िलहाल हम ये वैक्सीन लगाते हैं, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से, और इम्यून ग्लोबुलिन भी हर उस पेशेंट को लगता है जिनको के ज़रूरत हो। अब आई बात ये कि कौन लोग इफ़ेक्ट होते हैं। आपने जैसे पूछा मुझसे ये बात, तो आम तौर पे कुत्ता जो है वो अटैक उन लोगों को करता है जो कि बच्चे होते हैं, और गलियों गलियों में बच्चे खेल रहे होते हैं, और उसमें एक भी कुत्ता आ जाए, या तो बच्चे छेड़छाड़ कर लेते हैं कुत्ते के साथ। और बेनिफिट ऑफ डाउट में भी हमें बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ता है, चाहे वो रेबिड एनिमल हो या ना हो, क्योंकि ये आवारा कुत्ते फिर रहे होते हैं सड़कों में और गलियों में, और ये काट लेते हैं, बच्चों को पाउंस कर लेते हैं, आसान टारगेट होता है, और इस वजह से ये अटैक कर लेते हैं बच्चों के ऊपर। यानी सीमा साहबा, ये मालूम नहीं होता जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, आया वो आवारा कुत्ते ने काटा है, किसी भी कुत्ते ने काटा है, हो सकता है छेड़छाड़ की और कुत्ते ने काटा है, ऐसा ही कहना चाह रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें बेनिफिट ऑफ डाउट में लोगों को वैक्सीनेट और इम्यूनाइज भी करना पड़ता है। और अगर लगातार एक सीरियल बाइट्स हों, यानी कि एक ही जगह पे एक ही इलाके से 10-12 लोग आ जाएं जिनको एक ही कुत्ते ने काटा है, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये रेबिड एनिमल है। लेकिन अगर सिंगल बाइट्स हों और बहुत कैटेगरी 3 बाइट्स हों, यानी वो बाइट्स जिनके अंदर पेशेंट की पूरी एक हिस्सा ही नोच लिया होता है कुत्ते ने, तो उसमें तो हमें वैक्सीनेट और इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना ही पड़ता है उनको, क्योंकि हम इसको छोड़ नहीं सकते। एक दफ़ा हमने छोड़ दिया और हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो कुत्ता रेबिड है या नहीं है, तो फिर हम लोगों की जान से तो इस तरह खेल नहीं सकते। तो वी हैव टू इम्यूनाइज देम। ठीक है, ट्रीटमेंट और किस किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं इस पर तो हम बात कर रहे हैं। वक़ार भट्टी साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं इस पर। ये फरमाइएगा, वैक्सीन मौजूद है, अस्पताल में क्यों नहीं है, आदाद शुमार क्या है, गफलत किसकी है, कुछ इस बारे में हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। बहुत अहम मौजू है और मैं चाहता था कि इस पे बात की जाए। अभी देखें, आज से कोई तकरीबन चंद महीने पहले कराची का इलाका है मुशर्रफ कॉलोनी, वहाँ पे कुछ बच्चे 4 से 6 साल की उम्र के बच्चे खेल रहे थे घर के बाहर। कोई गौल कुत्तों का, आवारा कुत्तों का वहाँ से गुजर रहा था। हो सकता है किसी बच्चे ने पत्थर मारा हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस गौल ने उन बच्चों पे हमला कर दिया। ये 4 से 5 बच्चे थे जो अपने घर के बाहर खेल रहे थे। मतलब यकीन कीजिए कि उनको बुरी तरह भंबोड़ा गया। उनमें से एक बच्चे की आंख ज़ाया हो गई, उधेड़ दिया गया उनको, क्योंकि वो अपना डिफेंस नहीं कर सकते थे। बाय द टाइम कोई आता उनको बचाने के लिए, वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे। इंडस भी गए, जिना भी गए। पहली बात तो ये है कि देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू ये है
इसके दो पहलू हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि कुत्ते काट रहे हैं, आवारा कुत्ते मौजूद हैं और वो काट रहे हैं लोगों को। इस पर वकार बात करेंगे। जिस तरह आपने कहा वो इंडस भी गए, वो जिना भी गए, 2 अस्पतालों में क्यों गए? सीमी जमाली साहब तो कह रहे हैं वैक्सीन है और वो लगा रही हैं, तो आपकी बात से तो तासुर ये मिल रहा है वैक्सीन का मसला है। जी देखिए, वैक्सीन का मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो भी वैक्सीन कुत्तों के काटने की वैक्सीन है वो इंडिया से दरामद करता है। ओके। अच्छा, इंडिया से जो वैक्सीन आ रही थी अभी पिछले महीने इंडियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी, अप्रैल 1 में उन्होंने अपनी तमाम कंपनीज़ को ये हिदायत जारी की है कि आप सिर्फ 30% वैक्सीन एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। सही। इसका मतलब यह है कि उसकी जो लिमिटेशन है वो उन्होंने कर दी है और अब वो उन्हीं ममालिक को वैक्सीन बेच रहे हैं जहाँ से उनको कीमत अच्छी मिल रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान से उनको कीमत अच्छी नहीं मिल रही, तो इसलिए पाकिस्तान को वो वैक्सीन नहीं दे रहे। इसमें मैं सिर्फ एक इजाफा ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो NIH है, मैडम ने बहुत अच्छी तरह बताया कि पहले 14 टीकों वाला वैक्सीन बनाते थे, उसके बाद पाकिस्तान ने कनाडा के ताउन से एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन शुरू की थी 90s के एरा में, जो कि 5 इंजेक्शन लगते थे। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा कौमी इदारा सेहत है, NIH है, उसको एक साजिश के तहत बर्बाद कर दिया गया। मल्टीनेशनल्स ने वहाँ से हम अपने बंदे उनको हायर कर लिया। जो पूरा प्रोजेक्ट्स थे, जितने जो वैक्सीन मेकिंग के प्रोजेक्ट्स थे वो ख़त्म कर दिए गए। इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ कुत्ते की कांटे की वैक्सीन बल्कि तमाम वैक्सीन्स सिवाय पोलियो के, हमारी EPI में जितनी 9 वैक्सीन्स हैं, 10 वैक्सीन्स हैं, वो सारी हम इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास कोई? क्योंकि अगर भारत ने कर दिया कि 30% एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली इसमें पाकिस्तानी और ममालिक भी होंगे तो लिमिटेशन हो जाएगी। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है नेक्स्ट पे? देखिए, पहला ऑप्शन तो ये है कि पाकिस्तान दोबारा से वैक्सीन प्रोडक्शन स्टार्ट करे। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन पाकिस्तान ये कर सकता है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, कुछ अमेरिका में एक्सपर्ट्स हैं, कुछ थाईलैंड में एक्सपर्ट्स हैं कि पाकिस्तान दोबारा से ये वैक्सीन स्टार्ट कर सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा। उस वक्त तक पाकिस्तान जो है, मल्टीनेशनल जो हैं, सनोफी है, उसके अलावा नोवार्टिस है, ये वैक्सीन्स बनाती हैं, अमेरिका में प्रोवाइड करती हैं। वो पाकिस्तान में भी कर सकती हैं, ये पाकिस्तान में भी प्रोवाइड कर सकती हैं। पाकिस्तान इनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर सकता है, पाकिस्तान वैक्सीन। लेकिन जो अहम मसला है वो ये है इस वक्त के, देखें, कुत्तों के काटने का वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। कुत्ते जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वो बच्चों को काट रहे हैं। आपके पास वैक्सीन हो या ना हो, लेकिन कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, हमें उनको रोकना है। हमें उनको रोकना है और इस पहलू पर भी बात करनी है। लेकिन पहले मैं ये चाह रही थी कि हम ज़रा ये देख लें, इस पर बात कर लें कि अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं है और अगर भारत हमारे साथ सिलसिले में हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो फिर हम आगे जाके कर क्या सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि हम फार्मास्यूटिकल इंपोर्टर उस्मान गनी साहब से बात कर सकें? प्रोड्यूसर्स बता सकते हैं क्या ये मुमकिन है? ठीक है, हम बात कर लेते हैं। ये फरमाइएगा उस्मान गनी साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो, क्या भारत दवा नहीं दे रहा और अगर ऐसे ही है तो किसी और मुल्क से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता? क्या ये मुमकिन नहीं है? देखिए, ये जो आपका सवाल है कि क्या भारत दवा नहीं दे रहा, कुछ हद तक ये बिल्कुल सही है, मगर उसकी वजह ये है कि पहले 2 मुल्कों से सिर्फ वैक्सीन आ रही थी, चाइना से और भारत से। चाइना की वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम हुई, जो बड़ी क्वांटिटी उसकी पूरी दुनिया की मार्केट को कवर कर रही थी, तो भारत में उस पर बैन लगा, कई जगह पे बैन लगा। तो भारत अकेला जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इतनी क्वांटिटी नहीं है कि वो पूरी दुनिया को मीट कर सके, और इवन भारत को नहीं मीट कर पा रहा। तो भारत की गवर्नमेंट की तरफ से उनकी जो भी मिनिस्ट्री है, जो भी उन्होंने उस पर ये पाबंदी लगाई कि पहले लोकल मार्केट को वो वैक्सीन दें, फिर वो एक्सपोर्ट होगी, जिसके लिए मुख्तलिफ वीडियोस नेट पे अवेलेबल हैं, सब चीज़ें हैं। और जैसा कि आपका सवाल कि क्या कोई और मुल्क नहीं दे सकता, तो उसमें यह है कि चाइना भी है और भारत भी है, और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी अगर कोई मानी जा रही है इस वक्त तक तो वो भारत की थी। चाइना की भी बहुत अच्छी थी, मगर उसमें वो प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से बैच रिकॉल्स हुए, उस पर बैन लगा और वो वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई। और इसके अलावा पहले अगर बनाया जाता था तो 2 WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल थी, जिनकी प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा थी और WHO की एक्रेडिटेशन सब मानते हैं, वो अवेलेबल नहीं है इस वक्त मार्केट में।
तो सारी ये जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें भारत की कोई 3-4 मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट अवेलेबल है। सर, जिस तरह वकार साहब ने कहा कि पहले पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार हो रही थी, तो आखिर फिर सर ऐसा क्या हुआ उस्मान साहब कि वो बेअसर हो गई और ये प्रोजेक्ट जो था वो बंद हो गया? जी, मैं आपको इसका बताता हूँ। चूँकि मैं इसमें वैक्सीन में और स्पेशली जिस इदारे से मैं वाबस्ता हूँ, उस इदारे का काम ही यही है कि वो वैक्सीन में पायनियर्स हैं और पढ़े लिखे बड़े मशहूर व मारूफ डॉक्टर्स की फैमिलीज़ की वो इदारा है, और अच्छी से अच्छी वैक्सीन हम लोग यहाँ पाकिस्तान में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में कौमी इदारा सेहत बनाया करता था, और कौमी इदारा सेहत की वैक्सीन जो थी वो पुराने ज़माने की थी, जो पेट में लगा करती थी, फिर उसके बाद दूसरी थी, उसकी इफादियत कुछ क्वेश्चनेबल हो गई, तो जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन बंद हो गई थी। मगर अब ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। अभी मेरे ख़्याल में चंद सालों से कौमी इदारा सेहत, जिसको NIH कहता है, NIH कहलाया जाता है, NIH ने बनानी शुरू की है वैक्सीन, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में तो नहीं मगर नॉमिनल क्वांटिटी में, और उसको भी जो हेल्प आउट कर रहे हैं वो हमारा ही इदारा, जिसे कि सिंध मेडिकल कहा जाता है, वो इनको हेल्प आउट कर रहा है और इनको प्रोवाइड करता है बल्क, जिससे वो वैक्सीन बना रहे हैं। इसके अलावा और लोग भी, काफ़ी लोगों ने कोशिश की, कुछ ने पंजाब में कोशिश की, कुछ सिंध में डॉ यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा नवाबशाह में कोई इंस्टीट्यूट है वो भी बनाना चाह रहा है, मगर कोई चीज़ अभी तक बना पाए नहीं है वो। अच्छा, अभी वकार भट्टी साहब भी इसी बात पर जोर दे रहे थे कि ये मुल्क की सतह पर काम होना चाहिए। आप फरमाइएगा, क्या मुल्क की सतह पर इसकी वैक्सीन की तैयारी, इसका अमल दोबारा शुरू नहीं हो सकता? क्या ये मुमकिन नहीं है? बिल्कुल शुरू हो सकता है। उसकी चंद चीज़ें उसमें बड़ी अहम हैं। अगर मुल्क की सतह के ऊपर उसको बनाया जाए तो लेटेस्ट प्लांट लगेंगे। लेटेस्ट प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो इतनी क्वांटिटी बना देगी जो कि मुल्क के लिए भी काफ़ी हो और शायद एक्सपोर्ट भी हो सके। मगर उसमें कुछ हुकूमत को और कुछ लोगों को फ्रंट पे आना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये चीज़ें कुछ होंगी और बन सकता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कौमी इदारा सेहत ने बनाना शुरू किया है, और अभी चंद रोज़ पहले, मेरे ख्याल में चंद हफ्तों पहले, ये भी बात हुई थी कि कौमी इदारा सेहत वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी करेगा। तो वो रेबीज़ बना रहा है, मगर कुछ उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से वो शॉर्टेज रहती है, जो नहीं दे पा रहा है, और उसके अलावा कुछ और वैक्सीन भी वो बना रहे हैं। जी सर, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि वैक्सीन की शॉर्टेज से मुतालिक भी हम बहुत ज़्यादा बात सुन रहे हैं, इससे मुतालिक क्या बता सकेंगे? शॉर्टेज की जो मेन वजह है वो ये है कि पहले इतने डॉग बाइट के केसेस नहीं आते थे जितने अब आ रहे हैं, चूँकि दूसरे स्ट्रक्चर जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह थी वो कुत्ते मारने का काम भी करती थी। अब ना कहीं कुत्ते मारे जाते हैं ना कुछ, और जो सिक्योरिटी सिस्टम के तहत गार्ड्स वगैरह रखे जाते हैं तो उनके पास जो भी खाना बच जाता है वो कुत्तों को मिल जाता है। तो कुत्तों की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो रही है, रोकथाम कोई नहीं है। वैक्सीन की मार्केट में मेरे ख्याल में 1986 से हैं प्राइवेट में, और उस वक्त से लेके और अब तक उसूलन तो जो बातें होती थी कि जी रेबीज़ इरेडिकेट हो जाएगी, डॉग बाइट के प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर मुस्तकिल वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह कि कुत्ते नहीं मारे जा सकते, कुत्तों का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कुत्ते वैक्सीनेट किए जाते हैं जो जैसे लोग पालते हैं बाहर के मुल्कों में। थाईलैंड है, अमेरिका, जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कुत्ता पालते हैं लोग घर में अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह, और उस कुत्ते को बाकायदा प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाती है और सारे काम होते हैं। हमारे वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरा एक मेन प्रॉब्लम ये है कि नई 2 कंपनीज दुनिया में तैयार खड़ी हैं जिनकी WHO प्री क्वालिफाइड प्रोडक्ट मौजूद है, मगर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो उसको माकूल प्राइस, जो उनकी प्राइस है वो देने पे तैयार ही नहीं है। और इवन उनकी जो प्राइस, जिस प्राइस पे वो यूनिसेफ को दे रहे हैं वो है तकरीबन $8। हम कोशिश करके $8 या उससे कम में किसी तरह उस वैक्सीन को पाकिस्तान में अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कहती है नहीं जी, वो पुरानी जो वैक्सीन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनकी जो है वो कहती है पुरानी जो वैक्सीन है उसकी प्राइस से कंपेयर करें और उसके हिसाब से ले आएँ, जो कि मुमकिन नहीं है। फिर वैक्सीन नहीं आ पाएगी और वैक्सीन की शॉर्टेज मुस्तकिल रहेगी, और एक कंपनी नहीं फुलफ़िल कर सकती कंट्री की डिमांड। कम से कम 2-3 कंपनीज मिलके मार्केट में अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड करें तो वो किसी हद तक काम आएगी।
थैंक यू सो वेरी मच उस्मान साहब, साथ आप मौजूद थे। और अदील, आपकी तरफ आने से पहले मैं बस सीमी चाहता था कमेंट ले लूँ इस पर, क्योंकि आप गुफ्तगू भी सारी सुन रहे हैं। सीमी साहब, आप वैक्सीन से मुताल्लिक बस मुझे लास्टली बता दें, अब क्योंकि आपकी बात से मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वैक्सीन का इशू नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है। एक तो ये बता दें, दूसरा अगर वैक्सीन किसी आम मेडिकल स्टोर पर मौजूद है, वहाँ पर मिल रही है, क्या प्राइस होती है उसकी? देखिए, वैक्सीन इस वक्त JPMC में तो बिल्कुल मौजूद है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये वैक्सीन शायद नायाब हो जाए हमारे पास भी, क्योंकि ये बाहर से आ ही नहीं रही है। तो ये तो उस्मान साहब ने बिल्कुल क्लियर बात आपको बता दी है कि एक्सपोर्ट नहीं करेगा इंडिया 30% से ज़्यादा, और वो अपने मुल्क की नीड्स को मीट आउट नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें भी प्रॉब्लम होगा, और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हम फोर्सी कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी हो, और लोगों को जैसे NIH है, उनको मैन्युफैक्चर तो मुझे नहीं लगता कि वो कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके उसकी पैकेजिंग यहाँ पर करें। दिस इज़ व्हाट आई फील दैट इज़ हैपनिंग। लेकिन अगर बनाना शुरू कर दें वैक्सीन, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म कि हमने आज फैसला किया कि ये बनाने लग जाएंगे और फ़ौरन से बन जाए। एक बात तो ये, और दूसरा ये कि आपने मार्केट का पूछा कि मार्केट में ये वैक्सीन जो है तकरीबन 850 रुपये की एक वैक्सीन अवेलेबल है। हम लो डोज़ वैक्सीन लगाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। एक दिन में हमारे पास तकरीबन 125 से ज़्यादा मरीज़ आते हैं, ओल्ड एंड न्यू मिला के, तो हमें उनको लो डोज़ वैक्सीन हम देते हैं, जो कि WHO की रेकमेंडेड वैक्सीन है, तरीक़ाकार है। तो हम उनको तकरीबन एक वायल जो है 2.5 डोजेस जो हैं उसमें से बन सकते हैं, और हम उनको लगाते हैं 0.1 जो है 2 साइड्स पे लगाते हैं पेशेंट्स को। तो आई थिंक ये एक तरीका है, इकनॉमिकल तरीका, जो विच इज़ द वे फॉरवर्ड कि आप ID जो है वैक्सीनेट करें लोगों को। और एक बात बहुत अच्छी इन्होंने बोली कि कुत्तों की अफजाइश पर कोई काम नहीं हो रहा। तो मैं ये समझती हूँ कि दुनिया भर में जो ममालिक हैं, हमारे बराबर के भी ममालिक हैं, उनमें कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाता है और कुत्तों को न्यूटर कर देते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा तरीका कार ही नहीं। और अगर लोगों ने किया भी है कोशिश कि वो न्यूटर कर सकें इन एनिमल्स को, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू न्यूटर लाइक 1 लाख डॉग्स इन जस्ट कराची सिटी। तो इसलिए इसका कोई बेहतर तरीका ढूंढना पड़ेगा। और जब भी कभी बात करते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल कलिंग की, ये इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं आके खड़े हो जाते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका कार ही नहीं है जिससे हम ये कर सकें। तो हमें अब उनकी एनिमल बर्थ कंट्रोल कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा, जिससे ये आवारा कुत्ते और जो पाई स्ट्रीट एनिमल्स हैं, ये जो हैं शहरों में ना हमें मिलें। सही सीमी साहिबा, बिल्कुल इसी पर आज हम बात करेंगे आगे बढ़ के। किरण, तरीका क्या होना चाहिए? तरीका क्या होना चाहिए? तरीका क्या होना चाहिए? तो अदील आप बताइएगा इस सिलसिले में। ये देखिए, ये बड़ा मसला बन गया, इंसानों की जान को भी ख़तरा है, दीगर प्रॉब्लम्स भी आते जा रहे हैं, और फिर कुत्तों को वैक्सीनेट करना, ये सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी। होना क्या चाहिए? इंतज़ामिया क्या करे इस सब में? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज खुल के बयान कर सकूँ और लोगों को पता चल सके कि इसका दूसरा तरीका भी है। देखें, जहाँ डॉग्स बाइट्स के केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम कहना ये चाहूँगा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। डॉग्स को परेशान किया जाता है, तो मसला ये है कि अवेयरनेस, हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि एक डॉग जो है वो एक नापाक जानवर है, ठीक है, उससे दूर रहो। नापाक को लेकर बच्चा जो है वो उसको मार रहा है। उस्मान गनी साहब ने कहा कि पहले केसेस कम थे, अब केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो मसला ये आ रहा है, केसेस अब ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है बच्चों में, वो ज़्यादा से ज़्यादा तंग कर रहे हैं जानवरों को, तो डॉग्स बाइट बढ़ रहे हैं। तो मसला ये आता है इसका दूसरा, जो अभी KMC की तरफ से, CBC की तरफ से जो मामलात होते हैं वो पॉइज़न के होते हैं। डॉग्स को पॉइज़न दिया जाता है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के गैप से, और उनको जो है बेदर्दी से 5 से 10 घंटे लगते हैं डॉग्स को मरने में, तड़प के। तो बेहतर यह है कि दूसरा रास्ता जो है वो TNR है, न्यूटर इस पर किया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो साथ दे, NGOs का जो काम कर रही हैं, NGOs एनिमल के हवाले से। तो यही जो तरीका, जो वैक्सीनेशन जो जिन्ना हॉस्पिटल में है या जो इंडस काम कर रहा है, उसके बजाय TNR पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, केसेस कम हो जाएंगे डॉग्स बाइट के, सुकून से काम हो सकेगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर दें। सॉरी, TNR आपने कहा, इस पर
न्यूटर रिलीज, मतलब जो सीमी जमाली साहब भी कह रही थी कि वही तरीका होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि जो पागल कुत्ते हैं, क्योंकि ये तो लोकेट करना ज़रा मुश्किल है कि वो आवारा कुत्ता है, पागल कुत्ता एक नॉर्मल वन है, तो ये अगर लोकेट हो जाए ये पागल कुत्ता है, उसके हवाले से क्या करना चाहिए फिर? मसला ये है कि डॉग पागल नहीं होता है, वो एक रेबीज वायरस होता है। ओके, ठीक है, वो अमूमन 10% डॉग्स में आता है। ठीक है, वरना डॉग ऐसा स्ट्रे डॉग ऐसा है कि आप उसको अगर एक निवाला भी खिला दें तो वो इतनी मोहब्बत पूरी ज़िंदगी वफा निभा जाता है। लेकिन अगर वो रेबीज वायरस है, मैं उन 10% उसकी कुछ निशानियाँ हैं। ओके, ठीक है, वो मुंह से झाग आना, उसके पानी से नफरत हो जाना उसको, ठीक है, और वो अपने ही आप खुद वो चला जाता है और दूसरों के लिए भी ये है कि ख़तरनाक है, लेकिन उसकी निशानियाँ कुछ हैं, आप समझ जाते हैं। अगर ये लोकेट हो जाए कि ये पागल कुत्ता रेबीज वायरस है, तो उसे आपके ख्याल में फौरी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, उसके ख़िलाफ़ तो मतलब उसके लिए काम होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। ये नहीं हो कि जो 90% डॉग्स हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि स्नैचिंग जो है वो इनकी वजह से बहुत कम हो गई है। गली गली 4-4, 5-5 डॉग्स ड्यूटी दे रहे हैं और चलिए कुछ पॉजिटिविटी भी निकली है, कुछ पॉजिटिविटी भी निकली, लेकिन नहीं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी की है। हमने वाकई ये देखा है गली गली में, अगर वो बीमार है कुत्ता तो वो बाकी सारे जो छोटे बड़े वो बिल्कुल एक फैमिली के जैसे रहते हैं, जैसे कोई रहे। उस बाकी कुत्ते देख रहे होते हैं कि इंसान और इंसानों के बच्चे उनको हिट कर रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं, तो फिर हम ये शिकवा कैसे करें? वो जत्थे से अगर उससे उन बच्चों से ग्रुप ऑफ किड से बच जाता है कुत्ता, वो आगे जाके दूसरे को काट लेता है। सर ये तो फिर दो तरह की अवेयरनेस वाली बात आ गई ना। देखिए मैं सिर्फ इस पे तो नहीं कहा जा सकता कुत्ते ने हमको काटा, सिर्फ इसके ऊपर तो नहीं रुक सकते, हमको तो खुद भी ये सीखना पड़ेगा कि हम उनको ना तंग करें, हमने कहीं ना कहीं कुछ किया तो ये मसला हुआ है। देखिए मैं इससे इख्तलाफ करूंगा अदील साहब से, और मैडम ने भी जैसे बात की, मैं फिर पहली बात पे आऊँगा। आप उस बच्चे को इमेजिन करें, उन चंद बच्चों को इमेजिन करें जिनको कुत्तों ने इस बुरी तरीके से काटा है कि उनमें से एक की आँख चली गई है, बाकी एक के ऐसे घाव लगे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी डिसफिगर हो गया है वो बच्चा। बहुत तकलीफ दे है वो ये अच्छा, आप इसको इमेजिन करें कि 1.25 लाख से 1.5 लाख बच्चों को, जिनमें 90% बच्चे हैं लोगों को, पिछले 6 महीने में कुत्तों ने काटा है, आवारा कुत्तों ने काटा है। क्या आप दहशतगर्दों को नहीं मारते हैं? वो दहशतगर्द जो कि आपको मार रहे होते हैं, आपके बच्चों को मार रहे होते हैं। मेरा पॉइंट ये है, देखिए मेरी बात सुने, पॉइंट ये है कि अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है, वैक्सीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि बच्चों को काटा जा रहा है या नहीं काटा जा रहा है या लोगों को। आप अभी वीडियो में देख रहा था, ये अभी चल रही है मेरे सामने, ये खातून जो है इन्होंने किसी कुत्ते को टच नहीं किया, ये गुजर रही थी, इनके ऊपर हमला किया गया। ये बहुत ऐसा नहीं हो रहा है अभी इस वक्त। जो मेरी जो रिसर्च है, मैं पिछले चंद दिनों से इस पर काम कर रहा हूँ, चंद महीनों से काम कर रहा हूँ, ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं इनकी तादाद में। और ये देखें, ये ब्रिटिश इंडिया के ज़माने से कुत्तों की तादाद को कम करने पे काम होता रहा है, क्योंकि ये हमला करते हैं। बेसिक मसला यही आ रहा है कि हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, उस तरीके से नहीं कर रहे, ऐड करना चाह रहे हैं हम कुछ क्विकली कर लें। बिल्कुल, प्रॉब्लम देखें, भट्टी साहब ने कहा कि बच्चों को बाइट करते हैं डॉग्स। मसला ये आता है कि हम लोग मतलब 24/7 वर्क कर रहे हैं और ऐसे ऐसे केसेस हम लोग उठा के लाते हैं। पॉइजन दे दिया, बिल्कुल बच्चे पैदा हुए हैं, 2 दिन के बच्चे हैं उनके, ठीक है, अल्लाह पाक ने इनको भी भेजा, इनका भी कोई किरदार है दुनिया में, ठीक है। हम फैसले नहीं कर सकते कि इनको मारना है या नहीं मारना है। जहाँ इंसानों के बच्चों की अहमियत है, वहाँ इनके बच्चों की भी अहमियत है। छोटे छोटे बच्चे दूध पीते, उनको हम उठा के लाते हैं, उनकी माँ को पॉइजन दे देते हैं, तो आप उन्हें शेल्टर होम में रखते हैं। बिल्कुल शेल्टर होम की बात हम करते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं स्पेसिफिकली सिंध का, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। तो कुत्तों का काटना सिर्फ जानलेवा नहीं है, बल्कि कई नफ्सियाती मसाइल का सबब भी बनता है। ऐसी खबरें भी सामने आती हैं। पागल और आवारा कुत्तों का निशाना बनने वाली ऐसी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, आप प्लीज़ बताइए इस बारे में। जी जी, मैं एक बात ऐड करना चाह रही थी इसमें कि ये समझा जाता है कि रेबिड एनिमल जो है, जब आता है रेबिड एनिमल काट लेता है किसी बच्चे को, तो फिर उसका अंजाम क्या होता है। रेबीज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान भी मर जाता है और जिससे जानवर भी मर जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बेशक 2 हफ्ते से लेके कई महीनों तक हो सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें इंसान को ये वायरस जो है अटैक करे और इसमें फुल ब्लोन रेबीज़ पेशेंट्स को हो, लेकिन जानवर भी उसी तरह मर जाता है। और एक दफ़ा रेबीज़ जब हो जाए किसी को भी, चाहे इंसान चाहे जानवर,
आम तौर पर उस कुत्ते की भी मौत वाक़या हो जाती है 6 दिन के अंदर अंदर, या और उस 6 दिन के अंदर चाहे लोग उसको मार दें, क्योंकि जब वो लोग देख लेते हैं कि इतने सारे लोगों को काटता फिर है कुत्ता, तो कोई ना कोई उसको या तो क्लब कर देता है या शूट कर देता है या कुछ ना कुछ ज़रूर कर देता है। और जो इंसान है, जैसे हमारे पास अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था जो कि इंटीरियर सिंध से लाया गया था, और अनफॉर्चुनेटली उसको किसी ऐसे लोगों के पास ले जाया गया जहाँ पर उनके घर वाले समझे गालिबन के ऐसे ही कुत्ते ने काट लिया और कोई वैक्सीन लगा दी। मेरा ख्याल में टेटनस प्रॉबेबली लगाया होगा, क्योंकि कोई रिटन एविडेंस तो हमें मिला नहीं। और 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस बच्चे को फुल ब्लोन रेबीज़ था और वो हमारे पास आके उसकी डेथ हो गई। तो 2-3 बातें हैं इसके अंदर जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि एक तो ये कि ये जो लोकल हीलर्स, फेथ हीलर्स के पास जो लोग चले जाते हैं वो उनसे इन्हराफ करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया, धागे बांध दिए, जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो नहीं करते। बिल्कुल सीनी साहबा, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं चाह रहा हूँ साथ ही अगर आप वो नफ्सियाती मसाइल से मुतालिक भी कुछ बयान कर दें, ये हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया ये होता है, ये एक्सप्लेन कर दें अगर। अच्छा, ये नफ्सियाती मसाइल नहीं है बल्कि ये एक्चुअल मसाइल हैं जो हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं, दे हैव हाइड्रोफोबिया, उनके वो एक सिम्टम है जो प्रेजेंट करता है। और क्योंकि ये वायरस जो है स्पैज़म करता है मसल्स का, तो आम तौर पे जो पेशेंट्स हैं वो पानी नहीं पी सकते, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और उनको डर लगता है पानी से। इसी तरह एरोफोबिया होता है जिसमें हवा का इनहेल नहीं कर सकते, उनको हवा से भी डर लगता है। एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है जानवरों का भी और इंसानों का भी, या तो बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेवियर करके एक जगह पे जानवर बैठ जाते हैं, और जिसको डम्ब रेबीज़ हम कहते हैं, और एक फ्यूरियस रेबीज़ होता है जिसके अंदर जानवर जो हैं बहुत ही इरेशनली एक्ट करते हैं और दे ट्राई टू क्लाइम थिंग्स, लोहे को खाने की कोशिश करते हैं। बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जो ये एनिमल्स जिस तरह प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ह्यूमन रेबीज़ है, उसमें फिट्स हो सकते हैं, हेडेक, फीवर, और उसके बाद आम तौर पर पेशेंट्स जो हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ प्रेजेंट करते हैं, डिलीरियस हो जाते हैं, हेल्यूसिनेशंस होते हैं, उनको चीज़ें अजीब अजीब नज़र आने लगती हैं, और उसके बाद इनको ये हाइड्रोफोबिया, पानी का खौफ और हवा का खौफ होता है, और अल्टीमेटली ये मसल स्पैज़म से इस डायफ्राम के पैरालिसिस से ये मर जाते हैं। तो इनको कंफर्ट केयर ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनके घर वालों पर कैसा ये खौफनाक असर होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा होता है अपने बच्चों को जाते हुए। और मैंने अभी रिसेंटली देखा है, मैं आपको बता सकती हूँ कि वी हैव हैड स्लीपलेस नाइट्स बाय सीइंग दीज पेशेंट्स जो कि फुल ब्लोन रेबीज़ के साथ आते हैं, और किस कदर ये तकलीफ दे मौत होती है, इसका अंदाज़ा शायद हम लोगों को जो आम शहरी हैं उनको बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल वकार भट्टी साहब भी ऐसे एग्जांपल्स ही कोट करते हैं, बाकी फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते जिन बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं, जिस समय का फुल ब्लोन रेबीज़, ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं तो उनके साथ जो मसाइल होते हैं, रियल जो इशूज़ होते हैं वो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया। अच्छा, मैं अदील आपकी तरफ आना चाह रहा था कि पागल कुत्तों से मुताल्लिक़ जब हम बात करते हैं तो आपका शेल्टर होम इससे मुताल्लिक़ क्या कर रहे हैं? पागल कुत्तों को आप लोग ले आते हैं, वहाँ पे रखते हैं तो ठीक हो जाते हैं, वो होता क्या है? बेसिकली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो स्ट्रे एनिमल्स के लिए कर रहे हैं, जिसमें कैट्स, डॉग्स, डोंकीज़, वो स्ट्रीट से हम लोग लेकर आते हैं जिनको एक्सीडेंट केसेस, पॉइजन केसेस, उनका ट्रीटमेंट होता है, उनको उनकी वैक्सीनेशन होती है। उनकी वैक्सीनेशन होने के बाद उनको न्यूटर स्प्रे करके उनको रिलीज़ कर दिया जाता है टैग लगा के। ओके, ये तरीका है। और कितने ऐसे कुत्ते हैं कराची में जो कि आपने शेल्टर होम में आप लोग लाए, उन्हें आपने टैग लगाया, उन्हें ठीक किया, छोड़ दिया वापस? इस वक्त कराची में मिनिमम 80,000 डॉग्स मौजूद हैं, और डेली के केसेस 15-20 केसेस डेली के जो हैं रिपोर्ट होते हैं, और जिनमें से कंप्लेन भी होती हैं कि हमारे घर के बाहर बच्चे दे दिए हैं। टोटल है आप कह रहे हैं? मिनिमम, अच्छा, कम से कम 80,000 डॉग्स की तादाद है इन कराची। ओके, मैं स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहा हूं। स्ट्रे डॉग्स, जी। अच्छा, ये 80,000 स्ट्रे डॉग्स हैं? जी, ओके, पूरे कराची में। और उन पे हम लोग काम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट साथ नहीं देना चाहती NGOs का, तो दूसरा तरीका ये है कि एक मोहल्ला है, वहाँ पर 90% लोग जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं डॉग के, 10% जो हैं वो प्यार करने वाले हैं। जो 90% हैं वो मिलकर कि उनको चाहिए कि इसको न्यूटर करवा दें या स्प्रे करवा दें, इनकी वैक्सीनेशन करवा दें, तो ऐसा हो जाता है कि आप लोगों की टीम आती है और उन्हें न्यूट्रल कर देती है, ऐसा होता है? बिल्कुल, उनको रेस्क्यू करके उनको न्यूट्रल स्प्रे कर सकते हैं हम लोग। और कर रहे हैं।
ओके और जिस तरह आपने टैग लगा के वापस छोड़ देते हैं तो कोई रीअकरेंस तो नहीं होती रेबीज़ वायरस की इनमें? नहीं, उसके बाद आफ्टर वैक्सीनेशन नहीं होती थे। ओके, और ऐसा भी होता है कि कोई शहरी आपको कॉल कर कहे कि ये जो जैसा आपने भी बताया था कि कुछ वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जिस तरह उससे पहले आपने कहा झाग निकलना या ऐसी अलामात होते हैं जिससे मालूम होता है कि इस डॉग में पर्टिकुलरली रेबीज़ वायरस है, ऐसी कॉल आए कि हमें लग रहा है कि इसमें आप लोग आए और आप लोग फ़ौरन उस कुत्ते को ले जाएं? बिल्कुल, अंदाज़ा हो जाता है और फ़ौरन उसको रेस्क्यू कर लिया, फ़ौरन उस पर एक्शन होता है। ये बड़ा अच्छा काम है जो कि आपकी तरफ से किया जा रहा है। एनिमल वेलफेयर से आपका ताल्लुक, अदील खान बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब साथ में मौजूद थे और भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। सीमी जमाली साहब आप साथ मौजूद थी, आपका भी शुक्रिया। यहाँ मौजूद है जिस पर आज हम बात कर रहे थे कि कराची और सिंध के दीगर इलाके यहाँ से रिपोर्ट हुई, इसलिए आज हमें इस पर बात करनी पड़ी। कराची से एक बड़ी खबर आ रही है ज़रा वो शामिल। कराची में न्यू सब्जी मंडी इसके मकाम पर इसके खासे करीब 2 ग्रुप्स में फायरिंग हुई और एक शख्स की जान गई है। न सिर्फ ये बल्कि 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। एक झगड़े के नतीजे में ये सब कुछ हो गया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज अली कादरी, कुछ मनाजिर हम देख रहे हैं, इस खबर की तफसील भी आप बताएं। देखिए, ये अब से कुछ देर कब जो है वाक़या पेश आया है। सब्जी मंडी के अंदर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में फायरिंग हुई है। फायरिंग से जो है 4 अफराद जख्मी जबकि एक शख्स जहाँ बाग हो गया है। वाक़े के बाद जो है सब्जी मंडी के जो मुलाजमीन है और जो दुकानदार हैं वो मुस्तैल हुए हैं और वो सड़क पर निकल आए हैं। उन्होंने सुपर हाईवे को बंद कर दिया है। तो दोनों ट्रैक को जो है गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। टायर जलाकर जो है एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस ने वाकई में मतलब 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया है जिनकी शिनाख्त जो है मोमिन और बिस्मिल्लाह के नाम से की गई है, जबकि जख्मियों में इस्माइल, इसहाक और जहांबाग होने वाले शख्स की शिनाख्त जो है सैफुर रहमान के नाम से हुई है। यहाँ पर जो है जो लोग हैं उनका कहना है कि सैफुर रहमान और बिस्मिल्लाह खान के दरमियान जो है मामूली बात पे झगड़ा हुआ था। इसके बाद जो है फायरिंग हुई और फायरिंग से जो है ये जख्मी हुए। अभी जो है फिलहाल कशीदा है, रेंजर्स की अपनी यहाँ पर पहुंची है, पुलिस की अपनी यहाँ पर पहुंची है, मुज़ाकरात जारी हैं और रोड खुलवाने की कोशिश की जा रही है। काम जो है सुपर हाईवे पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस सब्जी मंडी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी, आपने अपडेट किया। लड़ाई झगड़े ऐसा हो रहा है सड़कों पर, मुल्क भर से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन एक और मामला है जो कि सड़कों से ही रिपोर्ट होता है और वो है वन व्हीलिंग। ये बड़ा मसला है, पूरे मुल्क में ऐसा होता है, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम लाहौर की बात करते हैं। यहाँ वन व्हीलर्स हैं जो कि मनमानियाँ कर रहे हैं, किसी के कहने पर रुकते नहीं हैं, सड़कों पर हुल्लड़बाजी करते हैं। लेकिन आप डॉल्फिन फोर्स किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से वो एक्टिव है, इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे। क्योंकि चंद रोज़ कबल लाहौर में वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, डॉल्फिन फोर्स की तरफ से कार्रवाई की गई। लेकिन डॉल्फिन फोर्स को ये कार्रवाई थोड़ी महंगी पड़ गई। कुछ फुटेज आपको दिखा रहे हैं। डॉल्फिन फोर्स के मुताबिक उन्हें कॉल मौसूल हुई कि बंदर रोड के इलाके में चंद नौजवान वन व्हीलिंग कर रहे हैं, जिस पर कुछ मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार किया गया। ताहम अहलकार वापस आए तो लोग बड़ी तादाद में जमा थे जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस ने डॉल्फिन फोर्स पर पथराव करने के इल्ज़ाम में 150 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। तो इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ बिलाल जफ़र है, एसपी डॉल्फिन फोर्स, उनसे इस सिलसिले में बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये फरमाइएगा, डॉल्फिन फोर्स पर जिन्होंने हमला किया कोई एक्शन लिया गया है अब तक? जी बिल्कुल, 2-3 दिन पहले जो डॉल्फिन के एहलकारों पे वन व्हीलिंग करने वाले कुछ लड़कों ने हमला कर दिया था, एक मॉब ने हमला किया था, उनके खिलाफ अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ पुलिस स्टेशन सांदा में FIR रजिस्टर हो गई है, जो कि केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये भी बता दीजिएगा, वन व्हीलिंग रोकने के लिए अब क्या किया जा रहा है, क्या स्टेप्स ले रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस का इसके वन व्हीलिंग के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि एक जानलेवा खेल है और इससे ना सिर्फ इंसान जो वन व्हीलिंग कर रहा होता है वो अपनी जान ख़तरे में डालता है, बल्कि बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मैं मेरे करियर में कई दफ़ा ऐसे इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं जब वन व्हीलिंग करता हुआ किसी दूसरे शख्स में जाके उसने मोटरसाइकिल की टक्कर की हो और सड़क के किनारे खड़ा हुआ एक बेगुनाह शख्स भी जो है वो इससे उसे नुकसान हो सकता है। इसके ऊपर हमारी बिल्कुल कम्प्लीटली ज़ीरो टॉलरेंस है। स्पेशली हमें पता है जिस तरह वीकेंड नाइट्स होती हैं या वीकेंड्स पे अर्ली मॉर्निंग कुछ एरियाज़ हैं लाहौर के आइडेंटिफाइड जहाँ पे लड़के वन व्हीलिंग और रेसिंग के लिए इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लाहौर पुलिस की और डॉल्फिन स्क्वाड की स्पेशल हम डिप्लॉयमेंट करते हैं ताकि उन लोगों को डिस्करेज किया जा सके। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि वन व्हीलिंग से मुताल्लिक क्या जुर्माने होते हैं, क्या सजाएं दी जाती हैं जब लोकेट कर लेते हैं और किसी को पकड़ लेते हैं? जी मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो बड़ा वीक लिंक है हमारा वो ये है कि इसमें हमारे पास 2 सेक्शन ऑफ लॉज हैं।
एक 279 PPC और एक 90 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 99 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, 2 सेक्शन ऑफ लॉज हैं जिनके अंदर FIR रजिस्टर होती है। लेकिन इन दोनों में जो जुर्माना है वो 3 से 4 हज़ार रुपये जुर्माना है, मैक्सिमम 4 से 5 दिन सज़ा होती है जेल, और उसके बाद जो मुल्ज़मान हैं वो छूट के दोबारा आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से दोबारा लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। इस हवाले से सख्त कवानीन बनने चाहिए ताकि जो लोग इस जुर्म ये जुर्म करते हैं वो डिस्करेज हो सकें। अच्छा, ज़रा जल्दी से हमें ये भी बता दीजिए, वन व्हीलिंग की शिकायत मिले डॉल्फिन फोर्स को, ये किस तरह से दी जा सकती है? जी, लाहौर में किसी भी जगह पे अगर वन व्हीलिंग की कोई शिकायत हो तो हमारी हेल्पलाइन है रेस्क्यू 15, जो कॉल हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर में जाती है। वो हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो नियरेस्ट हमारे डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें मोबिलाइज करते हैं, और वो वहाँ पे जाके जो लोग वन व्हीलिंग या रेसिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। SP डॉल्फिन फोर्स बिलाल जफर, इस सिलसिले में आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। पहले जब हम बात कर रहे थे और हमने कुछ फोटोज भी दिखाई थी डॉल्फिन फोर्स से मुताल्लिक ही, और उसमें हमने ये भी दिखाया था कि डॉल्फिन फोर्स वाले गए थे और वहाँ पर कुछ लड़कों को मारा भी था। दुकान में जो लड़के थे या जो शख्स था उसको मारा था। इस पर भी बहुत बहस हो रही है कि वो क्यों किया। खैर, इस पर भी हम चाहते हैं कि आगे चलकर हम बात करें, क्योंकि नहीं शुएब, आपने फिर वही किया। मैं चाह रही थी हम कुछ सयाहत की बात कर लेते हैं, आपने फिर स्किप कर दिया। ओके, बस जो आप कहेंगे वो होगा। ठीक है, तो फिर आप मुझे ये वाली खबर देना। ठीक है, मैं आपको सयाहत की खबर देता हूँ। हसीन वादियाँ, पाकिस्तान खूबसूरत है और सैर करने का भी शौक है, सैर कराने का भी शौक है, लेकिन ये एक मिशन है, यानी सयाहत का फ़रोग, ये है मिशन। और रिक्शा आपको दिखा रहे हैं जनाब, ये रिक्शे पर खुंजराब का सफ़र शुरू हो चुका है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मकामी सयाह वजाहत मलिक जो खुंजराब तक मुख्तलिफ सियाती मकामात की सैर करके सयाहत के फ़रोग के लिए काम करेंगे, और इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सियाती मकामात से मुताल्लिक कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाए कि यानी सियाती मकामात को साफ़ रखा जाए, सफाई का प्रॉपर निज़ाम हो, प्रॉपर इंतज़ाम हो, मशीनरी के साथ हो। और साथ ही उन्होंने एक सजेशन भी दिया, बल्कि मैं कहूँगा कि सयाहों को कहा है कि आप ज़रूर घूमे फिरें, शौक़ रखते हैं आप लोग, बट वेयर एवर यू गो एंड वेन एवर यू गो, आप उस जगह को साफ़ ज़रूर रखें। जिस तरह हमने नया दिन के आगाज़ में भी ये बात की थी कि जहाँ भी जाएं, खूबसूरत मुल्क तब रहेगा जब हम उसे खूबसूरत रखने में अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक है, तो भाई एक तो इतना अच्छा पैगाम, दूसरे ये कि इतना अछूता आइडिया, इसी सब के ऊपर वजाहत हमारे साथ है, उनसे ही बात कर लेते हैं। वजाहत, नया दिन में खुश आमदीद। रिक्शे में सफ़र करने का आइडिया कैसे आया, इसका आपने प्लान कैसे किया, इरादा कैसे किया, ये बताएं सबसे पहले। कई साल पहले जी मैंने एक प्लान बनाया था एक शो का, उसका नाम मैंने रखा था कंट्री वाइड रिक्शा राइड, और दैट वाज सपोज्ड टू बी अ जनरल ट्रैवल शो। लेकिन फिर कई साल गुजर गए तो मैंने वो प्रोजेक्ट नहीं किया। इस साल गवर्नमेंट सीरियस नज़र आ रही है कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए और रेगुलेट किया जाए, तो मैंने सोचा कि एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की कैंपेन चलाई जाए ताकि अपने आवाम को और लोगों को बताया जाए कि जब वो पहाड़ों में जाएँ तो दे शुड एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, लिटरिंग ना करें, गंदगी मत फैलाएं, लोकल वैल्यूज़ की इक़दार की पासदारी करें। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की कैंपेन चलानी है तो उसे एक अनोखे तरीके से चलाना चाहिए। सो दैट्स व्हेन आई बॉट दिस रिक्शा। इसको पेंट करवा के, इसके ऊपर स्लोगन्स लिखवा के, तो अब ये प्लान है कि जी मैं इस रिक्शे को लेके इन द फर्स्ट लेग ऑफ माई जर्नी मैं यहाँ से पिंडी से खुंजराब पास तक जाऊँगा। हाइप क्रिएट होगी सोशल मीडिया पे भी, बाद में ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जो बनेगी टेलीविज़न पे भी चलेगी, और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की कैंपेन भी लॉन्च होगी, और हम अपने लोगों को एजुकेट कर सकेंगे कि वो कैसे बिहेव करें जब वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं या पहाड़ों में जाएं या वादियों में जाएं। भाई आप सैर का एक नया अंदाज भी दिखा रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। अब ज़रा एक जो चादर लोगों की आंखों के आगे आ जाती है ना, अपनों की बात अपनों को समझ आती है। इसीलिए मुझे बताएं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आप घूमते फिरते हैं, कहीं भी आपको जाके ऐसा लगा कि भाई पाकिस्तान के इस हिस्से में सिक्योरिटी का बड़ा मसला है और ये इतना बड़ा मसला है कि यहाँ पर सयाह ना आए? देखिए जी, मैंने इस मुल्क का चप्पा चप्पा विजिट किया हुआ है, और पहले थे कुछ सिक्योरिटी के मसाइल नॉर्दर्न एरियाज़ में, पहले भी बहुत कम इश्यूज थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर हो चुकी है। सो जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत सिक्योर हैं, किसी किस्म का सिक्योरिटी का कोई इशू भी नहीं है। मेरे ख्याल में लोग बेधड़क आएँ, डोमेस्टिक टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, रेगुलेट भी किया जाए, सबसे जो बड़ी बात है। लेकिन फॉरेन टूरिस्ट्स
पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि ताकि वो इस मुल्क में आएँ। फॉरेन टूरिज्म से आपकी जनरल जो इकॉनमी है मुल्क की, उसकी भी वेलबींग होती है, उसकी वेलबींग पे अच्छा असर पड़ता है। और आपका रिक्शा देख के कहीं कोई इरादा ना कर ले कि मैंने भी इस रिक्शे पे जाना है, तो मुझे एक तो रिक्शे से मुताल्लिक बताएं, कुछ स्टिकर्स तो हमने देखे फुटेज में, तो इस रिक्शे में क्या क्या खास है? दूसरा, आप खुद चलाएंगे इसे, और अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो फिर उससे किस तरह निपटेंगे? किसी ऐसे इलाके में हो जाए जहाँ पर आपको टायर बदलने वाला ना मिले, खुद बदलेंगे? रिक्शा तो मैंने खुद ही चलाना है जी। मेरा क्रू साथ एक गाड़ी में सफ़र कर रहा होगा, फिल्म बना रहा होगा, लेकिन पिंडी से खुंजराब तक मैं खुद रिक्शा चला के लेके जाऊंगा। मुझे इतना अच्छा चलाना नहीं आता, मैंने सिर्फ कल चलाया है और आज चलाया है, वो भी पिंडी के रश में। तो अगर पिंडी के रश में मैं रिक्शा चला सकता हूँ तो मेरे ख्याल में कि बाकी पहाड़ी रास्तों पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ टफ राइड, क्योंकि कराकोरम हाईवे के कुछ सेक्शंस जो हैं वो काफ़ी टूटे फूटे हैं, स्पेशली दासू और चिलास के दरमियान में रोड काफ़ी ख़राब है, और हो सकता है कि वहाँ पे मुश्किलात पेश आएँ, लेकिन देखते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ टफ राइड फॉर श्योर। चले, खुंजराब आने से पहले आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे रिक्शा चलाना। ये बताएं, मकामी सयाह ज़्यादातर आते हैं, अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, सफाई का ख्याल नहीं रखते, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर मैं यही कहूँगा कि बड़े अफसोस की बात है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क की जो खूबसूरत जगहें, उनकी आपको अगर कदर नहीं है तो आपको ओन करना चाहिए इस मुल्क को। आपको इस मुल्क को ऐसे देखना चाहिए कि जैसे आप अपने घर को देखते हैं, कि अगर आप अपने घर में सफाई रखते हैं तो बाहर भी आप गंदगी मत फैलाएं। और ख़ास तौर पे जो आपके ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वादियाँ हैं, दरिया हैं, ये आपका जो ये इकोसिस्टम है बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक होता है। तो अगर आप ज़रा सा भी गंद फैलाते हैं तो इसकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आम आवाम को, जो कि इन गर्मियों में गर्मी से भागते हुए ठंडे इलाकों का रुख कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं, कि खुदारा गंदगी मत फैलाएं। अगर आपके पास कोई ट्रैश जमा होता है तो अपनी गाड़ी में रखते हैं या किसी ट्रैश कैन में डाल दें। सड़क पे यूं आपने बोतल पानी की पी, फेंक दी, चिप्स का पैकेट खाया, फेंक दिया, गाड़ी के से खोला। अपनी आपको थोड़ी सी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाएं, अपने दोस्तों यारों को, अपने रिश्तेदारों को ये बात समझाएं, और इस असूल को अपना लें कि हमने कोई चीज़ खा के ना गाड़ी से बाहर फेंकनी है, ना हाथ से नीचे फेंकनी है। प्रॉपर जगह पे जाके डिस्पोज करें। और होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों को भी मैं यही कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि जो आप गंदगी जनरेट करते हैं, जो आपकी गंदगी होती है आपके खाने पकाने की वजह से, उसको यार किसी प्रॉपर जगह पे आप फेंकें। हुकूमत को भी चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर निज़ाम इंट्रोड्यूस करे, रिसाइकलिंग प्लांट्स लगें, ताकि वो जो वेस्ट जमा होता है वो उन प्लांट्स में जाए। वजाहत, बहुत शुक्रिया। आप अपने इस मिशन के बारे में हमको बता रहे थे, और रिक्शा तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। सारी की सारी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। मुल्क को घर समझें, और जैसे अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं वैसे ही अपने मुल्क को साफ़ रखने की कोशिश करें। और इसके अलावा अगर आप दुनिया के बारे में, कुर्रायर्स के बारे में सोच लें तो भी कोई मजाका नहीं है। ऐसे काम ना करें जिससे हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचे। एग्जैक्टली। तो जिस तरह उनका मैसेज है बड़ा खूबसूरत, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर सफ़र करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहीं जाएंगे तो वाकई आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये मत कहें अच्छा वहाँ डस्टबिन नहीं थी, मैंने इसलिए रैपर यहाँ फेंक दिया। कोई बात नहीं, हैव अ बैग विद यू। मैं ये कहूँगा प्लास्टिक बैग नहीं, कोई पेपर बैग साथ रखेंगे, हम से नो टू प्लास्टिक भी कहते हैं। तो उस बैग में जमा करते हैं, जब वापस आएँ तो उसे डस्टबिन में प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर दें। ऐसे मुझे यहाँ पे किरण एक बात याद आ गई। एक बार ऐसे हुआ, मैं अपनी गलती की यहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ। मुझसे एक दफ़ा किरण ऐसे हो गया कि जा रहा था मैं सीव्यू की तरफ, और जो आइसक्रीम का रैपर था ना वो मुझसे गिर गया। ऐसे किसी मकाम पर आपने गिराया था आइसक्रीम का रैपर? ऐसा मकाम था, सब मकाम इतना साफ भी नहीं। अच्छा वहाँ पे डस्टबिन क्योंकि नहीं थी ना, तो मैंने जल्दी से बेटी को क्योंकि आइसक्रीम देनी थी, तो वो रैपर गिर गया। एक साहब वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने कहा शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो। अच्छा उन्होंने मुझे चुपके से कार चले गए ना, उसके बाद से आज तक जब मैं कोई चीज बाहर खाता हूँ मैं कहता हूँ नहीं, मुझे वो जुमला याद आ जाता है, पढ़े लिखे लगते हो। याद रखने वाली हूँ ना शक्ल से तो आप पढ़े लिखे लगते हैं। उसके बाद से कहते हैं खूबसूरत, इट्स ब्यूटीफुल बाय द वे। ये ब्यूटीफुल है और ये ब्यूटीफुल रह सकता है। जैसे शुएब भी बता रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा सा मुजाहिरा कर लें। आप छुट्टियां मनाने जाएं लेकिन उस जगह को खराब करके ना आए। ये जो पहाड़ी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, रिक्शा यहाँ पे कैसे जाएगा?
अगर वजाहत ने सोच लिया है ना तो वो कर दिखाएंगे। जब वापस आएंगे मैं उनसे जरूर पूछूंगा कोई पिकडंडी भी थी जहां पर आपने रिक्शा चलाया, क्योंकि चले अच्छी सड़कें हैं, बिकॉज रावलपिंडी से लेके गिलगित तक का सफर बिल्कुल सही है, जिस तरह उन्होंने कहा दासू वहां पे कुछ थोड़ा सा मसला है, लेकिन अदरवाइज इट्स ब्यूटीफुल, प्लेन रोड है, अच्छी रोड है, स्मूथ। अच्छी रोड हो बुरी रोड हो, मेरे हिसाब से आप बाइक पे जाएं, रिक्शे पे जाएं, गाड़ी में जाएं, ट्रक पे जाएं, आपकी मर्जी, लेकिन ये मनाजिर वो है कि आप अपनी सवारी को छोड़ेंगे और इन्हीं की तरफ दौड़ेंगे। रिक्शे पे लिखा हुआ था मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। कोई बात नहीं, वो सड़कें ऐसी है, शायद उन्होंने उसको देखते हुए सड़क में बड़े बड़े ट्रक कंटेनर्स चलते हैं जब से ये सी पैक का मामला स्टार्ट हुआ है, उससे पहले भी चल रहे थे, ज़ाहिर है हमारे बहुत से गुड्स चाइना से आते हैं, बट अभी उस रोड बड़ी रशी रोड होती है, वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नया दिन में खुशामदीद। खबर पाकिस्तान स्टॉक से, जहां कारोबार का आगाज हुआ, 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ खान, बताइए क्या रुझान देखा गया? आज देखें जो हुकूमत की जानिब से जो मुशीर खजाना से ब्रोकर्स मिले थे, उसके बाद मार्केट सपोर्ट फंड बनाने की खबर भी दी थी हमने, उसके बाद सपोर्ट देखा जा रहा है। तीसरा रोज है जो मुस्बत रुझान है, लेकिन आज सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। कारोबार के दौरान अभी जो है 870 पॉइंट का इजाफा देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 2.5% का नुमाया इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 34,314 की सतह पर अभी ट्रेड हो रहा है। इसके साथ ही अगर बताएं कि जो मुसलसल कमी हुई थी, 100 इंडेक्स 3.5 साल की कम तरीन सतह पे आ गया था। और जो सपोर्ट फंड की बात की गई थी उसमें कहा गया था जो सरकारी इदारों के जो शेयर्स हैं उसमें खरीदारी होगी जो NIT के थ्रू। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो सरमायाकार भी मुख्तलिफ शेयर की खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव है। जो दूसरी पॉजिटिव खबर ये है कि मुसलसल जो रुपए की कदर में कमी हो रही थी उसमें अब बेहतरी हुई है। आज कारोबार के दौरान डॉलर जो 42 पैसे सस्ता हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर अब 151 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। सही, अशरफ आप हमें अपडेट कर रहे थे और साथ में डॉलर से मुतालिक भी बता दिया। इस वक्त हमें ज्वाइन करें माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल साहब। सर वेलकम टू नया दिन। जिस तरह अशरफ हमें बता रहे स्टॉक मार्केट से मुतालिक भी, डॉलर की प्राइस से मुतालिक भी, आपको क्या लग रहा है ये मामलात कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड थी। 10 रोज़ में कोई 10% के करीब गिर चुकी थी। तो वैल्यूज़ बहुत अट्रैक्टिव होने के वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो किसी पॉजिटिव खबर का इंतज़ार कर रहे थे। और वो पॉजिटिव खबर जो स्टेट ओन फंड की जो बात अशरफ साहब ने की और उसकी सूरत में आई। दूसरी जानिब लेकिन ये 700 पॉइंट्स का इजाफा आपको लग रहा है ये थोड़ा परमानेंट रहेगा? ऐसा ना हो कि 700 पॉइंट्स का इजाफा, क्योंकि चंद रोज पहले भी हमने देखा था कि सुबह के वक्त इजाफा हुआ और फौरन ही कारोबार बैठ गया या मंदी का रुझान था, ऐसा तो नहीं होगा? थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, मगर मुझे लगता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड थी। कुछ म्यूचुअल फंड और कुछ हाई नेटवर्थ की मार्जिन कॉल की वजह से लो वॉल्यूम्स में मार्केट गिर रही थी। अब जब मार्केट रिकवर हो रही है पिछले 2-3 दिन से तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो इंट्राडे थोड़ी करेक्शन आ सकती है, मगर बज़ाहिर जो नेगेटिविज्म या जो बियरिश स्पेल था वो बज़ाहिर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब जो डॉलर की मूवमेंट है, ऑल्दो हमारे लिए ये ताज्जुब खेज़ है क्योंकि हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट देखा है। तो डॉलर की मूवमेंट अब मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड इसी तरह रहेगी। ₹1-1.5 की उसमें हलचल होती रहेगी। जो हमारे लिए नई बात ज़रूर है, मगर ये एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान ने IMF की एक बड़ी कंडीशन जो है मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट की वो एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये उम्मीद पैदा हो गई है कि बहुत जल्द एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए IMF का अपनी अप्रूवल दे देगा और पाकिस्तान को पेमेंट रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट में ऑप्टिमिज्म है। और इस सारे रुझान के ऊपर आप हमसे बात कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रमज़ान मुबारक में एक जानिब मुनाफाखोर जेबें भरने में मसरूफ़ है और ऐसा हर साल होता है, हम रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आज एक बड़ी मुनफरिद ख़बर वो ये है कि सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान है और उनकी एक दुकान, यहाँ पर अशाए खुरनोश, इनकी कीमतें बड़ी नहीं बल्कि कीमतें कम हैं। इस पर रिपोर्ट तैयार किया पेशावर से अब्दुल रहमान ने, आपको दिखाएंगे। रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए बरकत समेटने का महीना, ताहम इस माह मुबारक में नेकियां इकट्ठा करने के लिए सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला गुरमीत सिंह भी पेश जो अशाए खुर्दनोश की कीमतों में 10 से 30 रुपए तक की कमी कर देता है। अगर ये एक महीना अपने मुसलमान भाइयों के लिए
रमज़ान में सब्सिडी दे तो इससे कोई बेहतर काम और कोई नहीं है। खालसा करियाना सस्ती अशिया के बायस पूरे इलाके में मशहूर है। हर एक पर ये फर्ज है कि थोड़ा सा रमज़ान में ये मुनाफाखोरी न करे और जो है ना ये हर चीज़ सस्ता लोगों को दे दें। ये सिख बरादरी ने ये जो अपने रेट्स कम करवाए हैं, इस तरह मुसलमानों को भी चाहिए कि इस तरह रेट कम करवाए और गरीब आवाम को रिलीफ दे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ही माशरे में अमन और तरक्की का असल राज है। खिदमत इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता और सिख कम्युनिटी का ये दुकानदार इसकी वाज़ेह मिसाल है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, जमरोद, जिला खैबर। ज़बरदस्त रिपोर्ट, और सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यानी सिर्फ एक ऐसा वाक़या नहीं है जो कि आपको सिखा रहा है, हम सबको सिखा रहा है कि ऐसा होना चाहिए। एक और शख्स है बलबीर सिंह, एक्टिविस्ट हैं और आप किस तरीके से इंसानी खिदमत कर रहे हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आपने, थैंक यू। आप हमें ज्वाइन करें। मुख्तलिफ स्पॉट्स पर आप अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, जब रमज़ान का महीना इसका आगाज़ हुआ, आपने एक वीडियो मैसेज जारी किया पूरी उम्मत मुस्लिमा को, स्पेशली जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको आपने रमज़ान मुबारक कहा, और उसके बाद अब आपकी ये खिदमत। बलबीर, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। कब से कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, हम जो ये रमज़ान का दस्तरख़्वान लगा रहे हैं, ये पिछले हम 4 सालों से लगा रहे हैं। हमारा एक दोस्त भी था और हमारा रिलीजन स्कॉलर भी था, चरणजीत सिंह उसका नाम है। अभी वो इस दुनिया में नहीं रहा, ये हमने उनसे ही सीखा। पहले वो जो है अपने मुसलमान भाइयों के लिए दस्तरख़्वान लगाते थे और इफ्तारी के टाइम पे उन्होंने हमें सिखाया कि आप कोशिश करें कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई है वो इफ्तारी के टाइम पे आराम से बैठे, और जितने भी हम वहाँ पे इफ्तारी में सिख कम्युनिटी से लोग गए हैं हम उनकी खिदमत करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मुख्तलिफ स्पॉट्स पर, बल्कि इवन हॉस्पिटल्स में भी आप जाते हैं और वहाँ पर दस्तरखान सजाते हैं, क्या मनाजिर होते हैं, किस तरीके से अफ्तार के दस्तरखान सजाने के बाद जब लोग आपको शुक्रिया कहते होंगे, वो जज्बात क्या होते हैं, वो मनाजिर क्या होते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह होता है। जब हम सिख कम्युनिटी से लोग जाते हैं और वहाँ पे इफ्तारी दस्तरख़्वान लगाते हैं, तो जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम ऐसे जगहों पे दस्तरख़्वान लगाते हैं जहाँ पे गरीब और अजतमंद लोग होते हैं, और वो हमें देखते हैं कि हम वहाँ पे इफ्तारी दस्तरख़्वान लगाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि सिख कम्युनिटी से एक गैर मुस्लिम लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे लिए इफ्तारी दस्तरख़्वान इन्होंने लगाया है, और ये जो है हमारी इफ्तारी के टाइम पे खिदमत करते हैं। अच्छा बलबीर सिंह जी, ये बताइएगा, मज़हब इंसानियत पढ़ाता है, आपने तो इसको साबित कर दिया, सबके सामने ले आए इस बात को और अपने बड़े प्यारे से स्टाइल में ले आए। ये बताएं कि सिर्फ रमज़ान में इफ्तार का दस्तरखान, इसके अलावा भी करते हैं आप कुछ काम? इसके अलावा भी आप इसी जज्बे के तहत, खिदमत के जज्बे के तहत, इंसानियत के, कुछ और भी करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है एक गुलदस्ता है, और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा नेमत जो है हम पाकिस्तानियों को मिला है। और अगर आप पाकिस्तान की झंडे की तरफ आप तवज्जो दे तो पाकिस्तान के झंडे में, ये दुनिया में मेरे ख्याल में एक वाहिद झंडा है जहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को दोनों को पहचान मिला है। पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, और इसके अलावा भी पेशावर में जो हमारे यंगस्टर है सिख कम्युनिटी से, वो कोशिश करते हैं कि ईद में या इसी तरह दिवाली में या क्रिसमस में हम सिख कम्युनिटी जो है हम मिल के जो है उनके जो मजहबी वो होते हैं त्यौहार होते हैं हम वो सेलिब्रेट करते हैं, और हम उनके गम और खुशी दोनों में जो है वो शरीक होते हैं, ताकि दुनिया में एक बेहतर पे वो मैसेज जाए कि हम पाकिस्तान में जितने भी अक़वाम रहते हैं, जितने भी मज़ाहिब हम पाकिस्तान में आबाद हैं, हम खुशी के साथ रहते हैं, और पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, और ये वो नेमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत जो है वो मुश्किलों के बाद मिला है, और पाकिस्तान एक प्यारा मुल्क है और हम सब इसमें जो है वो खुशी के साथ रहते हैं। बेशक पाकिस्तान एक गुलदस्ता, सबसे प्यारे फूल आप हैं, बहुत खूबसूरत फूल आप हैं इस गुलदस्ते के। अब मैं फिर से दस्तरखान पर आना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि इस रमज़ान कितने स्पॉट्स पर, यानी कितने दस्तरखान सजाए जा रहे हैं, और कितने लोग आपके साथ हैं जो कि दस्तरखान सजाने में मदद करते हैं? स्पेसिफिकली मैं आपकी कम्युनिटी से मुताल्लिक बात कर रहा हूँ।
जी बिल्कुल, अभी तक हमने 3 दस्तरखान रमज़ान मुबारक में जो है वो लगाए हैं और आइंदा भी जो है तकरीबन हमारा सोच है कि हम उन जगहों पे जाए जहाँ पे अजनमन और मुसाफिर लोग होते हैं जो घरों से बहुत दूर होते हैं, ताकि हम उनके लिए इफ्तारी दस्तरखान लगाए और इफ्तारी के टाइम पे उनको जो है वो कोई मुश्किल वो दरपेश ना हो। और इसके अलावा हमारे साथ जो मतलब हमारे साथ इसमें दस्तरखान में मदद करते हैं, इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन भी है और मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग भी है। इसमें जो है हमारे साथ मसीही शाना बशाना खड़े होते हैं और हिंदू बरादरी से भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं और हम मिल के ये दस्तरखान जो है वो लगाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, रमज़ान में दस्तरखान लगते हैं और उसके अलावा अगर दिवाली आती है तो उसको भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करते हैं और इसी तरह से करते हैं, वैसाखी भी सेलिब्रेट करते हैं। वैसाखी भी सेलिब्रेट करते हैं, वाह ठीक है। ये सब कुछ चलता रहता है, मतलब आप लोग कोई भी मौका छोड़ते नहीं है लोगों के चेहरे पे खुशी लाने का। बस हमारी यही कोशिश है, क्योंकि आजकल जो है पाकिस्तान का एक जो है बुरा मैसेज दुनिया में जा रहा है और हालांकि वो इस तरह है नहीं। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पे पाकिस्तान में अगर पेशावर को देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी, मैं ख़ुद पेशावर का ही रहने वाला हूँ, तो पेशावर में जितने कम्युनिटी है सब जो है वो खुशी के साथ रहते हैं। जब हमारी वैसाखी का त्यौहार होता है तो हमारे आसपास ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं और वो हमारे साथ इस वैसाखी के त्यौहार में शरीक होते हैं, या हमारा कोई और खुशी का त्यौहार होता है तो हमारे साथ शरीक होते हैं और हम उनके त्योहारों में शरीक होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक खूबसूरत जो है माहौल देखने को मिलता है, वो सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और पाकिस्तान, तो अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करें तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि सिख कम्युनिटी के लिए एक जन्नत जैसा मकाम है, क्योंकि हमारे जो पहले पैगंबर गुरु है गुरु नानक साहब, उनकी जाए पैदाइश जो है वो पाकिस्तान में ही है। और पाकिस्तान में जितने भी सिख कम्युनिटी है या दुनिया में जहाँ जहाँ पे सिख कम्युनिटी आबाद है, उनके लिए जो खाना काबा है वो पाकिस्तान है। और जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती है वो पाकिस्तान से दिल से जो है वो मोहब्बत प्यार करते हैं। और अब तो नई राहदारी बनने की बात हो रही है, वहाँ भारत से मेहमान भी आए थे, सिद्धू जी आए थे और उससे कुछ नई उम्मीदें भी जागी हैं। जो सिख बरादरी यहाँ पाकिस्तान में है वो करतारपुर राहदारी की बात कर रही हूँ मैं। मुझे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं, आपको भी अच्छा लगता है ऐसे ही होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक खूबसूरत जो है वो इकदाम उठाया है। इसमें जहाँ जहाँ पे सिख कम्युनिटी हमारी दुनिया में आबाद है, सबकी जो है वो दिल खुश होए इस इकदाम से। और पाकिस्तान में भी जितनी सिख कम्युनिटी रह रही है वो भी जो है इस इकदाम से बहुत ज़्यादा खुश है। पाकिस्तान में जितने भी अक़वाम है उनको अपने हकूक़ जो है वो बराबर जो है वो मिलते हैं और पाकिस्तान में जितने भी हमारी कम्युनिटी आबाद है वो सब खुशी के साथ रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो करतारपुर राहदारी इन्होंने जो है वो खोली, तो ये दुनिया में एक खूबसूरत मैसेज गया कि पाकिस्तान में हर मज़हब के लिए जो है वो खुली आज़ादी है अपने इबादत में जाने के लिए और अपने तरीके से इबादत करने के लिए। बहुत शुक्रिया बलबीर सिंह, आप हमारे साथ थे और आप बताएं कि कोई त्यौहार भी ऐसा नहीं होता, मज़हब की क़ैद नहीं है। ये कोशिश करते हैं कि ये इंसानियत का प्रचार करें, उसका कोई मौका जाने नहीं देते। बहुत अच्छे मैसेज, बल्कि मैं कहूँ मैसेजेस हमें देकर गए हैं। आप रिस्पेक्ट करें रिलीजन की, फिर आपकी भी रिस्पेक्ट होगी, ये हर किसी के लिए। एनीवेज ज़रा बढ़ते हैं आगे। खबर लाहौर से हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। कुछ मनाज़िर आपको हम दिखा रहे हैं। हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त, इस पर आज समाअत होगी। हमजा शहबाज अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं चाह रहा था किरण आज हम ना थोड़ी बॉडी लैंग्वेज की बात भी करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनकी बॉडी लैंग्वेज की बात कर लें, इनकी बॉडी लैंग्वेज की बात भी कर सकते हैं। ज़रा सवाल उठाना चाहिए हमें, यहाँ पे तेज़ चल रहे हैं या आहिस्ता चल रहे हैं या हटो बच्चों की बात तो कहीं पर नहीं हो रही। एनीवेज पहुँचे यहाँ पर और कारकुनान इनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और लेट्स सी अभी जो रुक से गए हैं, अभी तो रुक से गए हैं, रोक लिए गए हैं, ये भी कह सकते हैं। एनीवेज जिस तरह आज हम बात कर रहे थे कि आप कहाँ चल रही है? मैं अभी चला नहीं हूँ, मैं तो हमजा शहबाज की बात करना चाह रहा था, लेकिन चले सबकी बात कर लेते हैं। चले कोई अगर तेज चले, कोई अगर तेज चले या कोई आहिस्ता आहिस्ता चले। और एक और भी होता है। क्या होता है? पाँव इधर उधर रख दे।
इससे शख्सियत का पता चलता है। और एक अगर कंधे झुके हुए हैं और फिर आप यूं चल रहे हैं, आप सिक्का नहीं ढूंढ रहे, आप कोई गोल्ड या डॉलर नहीं ढूंढ रहे, आप कहीं खोए हुए हैं, कहीं खोए हुए हैं, यू आर लॉस्ट। तो ये सब जो बॉडी पोस्चर्स हैं, चलने का अंदाज है, ये शख्सियत बयान करता है। ये रिसर्च है, ये रिसर्च है ना। और इस रिसर्च के कुछ पॉइंट्स है, मैं वो आपके सामने रख देती हूँ। तो जैसे कि ये आपको दिखा रहे थे कि जिस जिस तरह से आप चलेंगे वैसे वैसे आपका पता चलता जाएगा। जो जैसे चलता है उसकी वैसी शनाख्त बन जाती है। कुछ लोग ज़रा तेज़ चलते हैं, कुछ आहिस्ता। तहकीक कहती है तेज़ चले तो मुमकिन तौर पर आप जिम्मेदार शख्स हैं। यानी मेरी बात है किरण, मैं तेज़ चलता हूँ। आहिस्ता चले तो मेरा ख्याल है सुकून वाला बंदा होगा। जी, ठंडे ज़हन के लोग, कूल काम। और वो जो आप बता रहे थे ना, आखिर में मुख्तलिफ समत में कदम रख लेते हैं और फिर ऐसे यूं जा रहे होते हैं बिखरे बिखरे से, ऐसे लोग जरा परेशान होते हैं। यू टर्न वाला को भी तो बताए ना। यू टर्न वाला को भी तो बताए, फिर ओहदा भी बताना पड़ेगा। अच्छा, वैसे मैं ये बताना चाह रही थी कि जो आराम से सुकून से कदम उठाते हैं, रखते हैं, ये ना एतमाद की निशानी है। ऐसे लोग होते हैं बड़े कॉन्फिडेंट। और वो जो स्टाइल आपने बताया था, कंधे झुकाकर चलना, खोए खोए से रहना, डॉलर नहीं ढूंढ रहे होते, नहीं ना, वो परेशानी छुपा रहे होते हैं। वो उनका खौफ होता है और परेशानी होती है, वो छुपी होती है। यानी अगर आप परेशान हैं तो आप सोच लें आपने ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना, पोस्टर ठीक करेंगे ऑटोमेटिकली परेशानी आप गायब हो जाएगी। और अगर स्पेशल ड्राइव अगर कर रहे हैं तो फिर तो आपने बिल्कुल विजिलेंट बैठना, तो फिर आपने ऐसे नहीं बैठना। वो पोस्टर ख़राब हो तो कमर में दर्द भी निकल जाती है। एनीवेज, ड्राइविंग की हम बात अगर कर लें तो ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियाँ ट्रैफिक के मसाइल हल कर सकती हैं, ऐसा दावा किया गया है। ओके, बरतानिया की यूनिवर्सिटी और इसके अलावा यही तहकीक है भाई, रिसर्चर्स ने ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जिससे गाड़ी कानून के मुताबिक चला करेगी और ट्रैफिक जैम के 35% मसाइल यूं हल हो जाएंगे। रोबोटिक कार पर जब इसका तजुर्बा किया गया तो रिसर्चर्स को बड़ी कामयाबी मिली। गाड़ियों ने गैर ज़रूरी लाइन तब्दील नहीं की, दूसरों के लिए भी परेशानी का ये बायस नहीं बनी। इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि भाई बड़ी तब्दीली आ जाएगी अगर ड्राइवर चला जाएगा और गाड़ी ड्राइव होने लग जाएगी। ये वैसे बात तो सही है कि ड्राइवर के बगैर गाड़ियाँ होंगे तो ये हल है, वरना जिस तरह की हमारी ट्रैफिक है और हम जिस तरह ड्राइविंग करते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। एनीवेज, फैसलाबाद आपको ले चलते हैं। यहाँ की निजी फैक्ट्री में चीनी ऑफिसर ने मुबैना तौर पर मजदूर को भट्टी में फेंक दिया। ये अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई है। इससे मुतालिक आपको हम बता रहे हैं कि साथी मजदूरों ने चीनी इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अफसोसनाक खबर। यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, क्या डिटेल है इस खबर की? डेफिनेट स्टेट है साइयावाला के इलाके में, जहाँ पर चाइनीज फैक्ट्रीज हैं और एक निजी चाइनीज फैक्ट्री है जहाँ पर ये एक मजदूर शहरों नाम का जो है वहाँ पर काम कर रहा था और यहाँ पर बैटरियों को जो है ढलाई का काम किया जाता है। तो हम इसके साथियों के मुताबिक जो है ये काम कर रहा था, जहाँ पर चाइनीज इंजीनियर जो है उसने मुबैना तौर पर इसको धक्का दिया जिसके बायस ये जलती हुई भट्टी के अंदर गिरा, जिसका जिस्म तकरीबन 70% जो है इसका जिस्म जो है नीचे से वो जल चुका है और इसको तफ्तीशनाक हालत में जो है लाइट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसके साथियों की जन्म से जो है फैक्ट्री के सामने वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था। पुलिस इस वक्त मौका पर पहुंच चुकी है, मुज़ाकरात करने की कोशिश की। हम चाइनीज इंजीनियर को भी जो पुलिस के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि उसको हिरासत में ले लिया गया और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। चीनी बाशिंदे को तहवील में ले लिया गया है, कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। क्योंकि यही एहतजाज किया जा रहा था कि कार्रवाई हो, इसका आगाज़ हो, क्योंकि मुबैना तौर पर चीनी बाशिंदे ने मजदूर को भट्टी में धकेल दिया और साथियों ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि चीनी ऑफिसर को जब काम समझ ना आया तो इस पर शहरोज़ को धक्का दिया। उसकी हालत से मुतालिक भी आप हमें बता रहे थे यूसुफ, वो भी अस्पताल में है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अभी लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, दोबारा हाजिर होंगे अहम मौज़ूआत के साथ। रहिए नया दिन के साथ। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आज के दिन की अहम तरीन खबरें हमने आपको दी। एक बहुत अहम शख्सियत आज के दिन हमसे दूर कर दी गई थी। अब ज़रा हम उनको याद कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ अमजद भाई की, अमजद साबरी साहब की। 3 साल पहले आज ही के दिन वो दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनका जाना किसको अच्छा लग सकता है, लेकिन आज मौका ऐसा बन गया है कि उनके ऊपर बात करें, उनकी शख्सियत पर बात करें, उनके फ़न पर बात करें और उनके अपनों से करें। लेकिन क्यों ना जो उस सहरी ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, आखिरी कलाम की बात कर लेते हैं। आखिरी कलाम जो उनका था समा की सहरी ट्रांसमिशन में ही था। पहले ज़रा सा वो सुनते हैं, फिर मज़ीद उन्हीं के हवाले से आज हम बात करेंगे। मैं कब्र अंधेरी में
जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। अमजद साबरी, उनकी याद आज इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। अमजद साबरी के भाई मारूफ कवाल हैं जमशेद साबरी, हमें ज्वाइन किया अपनी टीम के साथ। वेलकम टू नया दिन। ताजदार हरम हो, तू कुजा मन कुजा हो, यानी कोक स्टूडियो हो, हमने कई टेलीविज़न चैनल्स पर देखा और आप वाहिद उनके शागिर्द हैं, मैं कहूँगा दुनिया में, जिन्होंने सीखा उनसे। और ग़ालिबन रमज़ान का वो महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा उन्हें याद किया जा रहा है, स्पेशली आपसे बढ़ के तो इस बात को कोई बयान नहीं कर सकेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत ही बड़ा एक ये सानिया था जो साबरी ब्रदर्स पे गुजरा है, पूरी दुनिया पे ही बेशक कह सकते हैं, और उनकी यादें भुला नहीं सकते, और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या था। बिल्कुल, उनकी यादें, उनकी बातें भुला नहीं सकते। और क्योंकि आप आज हैं यहाँ पर, इससे पहले कि हम कुछ सुने आपसे कलाम भी, मैं चाहूँगा सबसे ज़्यादा कौन सी बात आपको याद आ जाती है जब भी बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं फैमिली वाले? बहुत सारी बातें हैं, कितनी बातें आपको, कितनी बातें बताएंगे? सही बात। मेरे उस्ताद मोहतरम बहुत ही मतलब दरवेश किस्म के आदमी थे, और ख़ास उनका लालू खेत में बैठना, जब भी कभी फारिग होते थे तो हम लोग साथ बैठे होते थे घर पे। क्या क्या बातें आपको मैं बताऊंगी भाई। कभी डांट पड़ी उनसे, गुस्सा आया उनको आप पर कभी? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल जाहिर बात है। जब कभी कोई कलाम वलाम आगे पीछे हो जाता था, जैसे रिकॉर्डिंग में कोई बात हो जाती थी, तो मुझे बुला लिया करते थे कि भाई गरीब नवाज पे तस्करा करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। और अब जब आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना आपको दावतें आती हैं, लोग आपसे मिलते हैं और चाहते हैं कि आप अपने फ़न का मुजाहरा करें उनके सामने, वो अभी देखते तो उनको कितनी खुशी होती? जी बिल्कुल। वो जब आखिरी दफ़ा हम समा में उस्ताद के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ, उस दिन रीमा यहाँ शो पे आई हुई थी समा में, तो उस दिन हम परफॉर्मेंस कर रहे थे, उस्ताद आए थे कहीं से, तो रीमा से आके उस्ताद ने कहा था, आपने इनको सुना, ये मेरा एक ही शागिर्द है पूरी दुनिया में, और अहल शागिर्द। तो ऐसी बात है, बहुत खुश होते थे वो, तो खास बादशाह आदमी थे। और जब आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो क्या गुनगुनाते हैं? क्या आज वो आप हमारे सामने पेश कर सकते हैं? वैसे तो उनको सुनाने के लिए बाबा साहब के कलाम होते थे बहुत सारे, लेकिन ये है कि आज आपने क्या इंतखाब? नाज शरीफ बहुत शौक से सुना करते थे, तो आपको सुनाता हूँ। जी प्लीज़।
नाम है जामा तेरा, कुरआन मामा है तेरा, हम मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, ए या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, ऐ फरिश्तों ये सुल्तान महराज है, फरिश्तों हबीबी, फरिश्तों ऐ फरिश्तों ये सुल्तान महराज है, ये तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, देखोगे हैरान हो जाओगे, अल्लाह जी जुल्फ तफसीरे वल्लैल बन जाएगी, तफसीरे वल्लैल बन जाएगी, हाँ चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, ये मेरे आका इमाम सबे अंबिया, मेरे आका इमाम सबे अंबिया, नाम पर उनके लाजिम है सल्ले अला, तू कुजा मन कुजा मुस्तफा, मुस्तफा, ए या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू को जा मन को जा। वाह 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 वाह, क्या सहर था। बेशक, क्या बात है। तो ये फरमाइएगा कि सबसे ज़्यादा फरमाइश किस कव्वाली की आती है, किस कलाम की आती है? हमारे पास वैसे तो ताजदार हरम हमारा बहुत मशहूर है, और कोक स्टूडियो से भी और वैसे भी उस्ताद की इजाज़त से हम लोगों ने पूरी दुनिया में ये पेश किया है। तो ताजदार हरम, और ये वो खुद भी शौक से बहुत पढ़ा भी करते थे, सुना भी करते, ये उनका भी फेवरेट था। बिल्कुल ऐसे। तो यही आज सुना जाए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत जन्नत की ठिकाना है मगर मेरे लिए, कौतिब तकदीर बस मदीना लिख दे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ओ निगाहे करम, सैयदी हम गरीबों के दे भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दे सवर जाएंगे, ताजदारे सब सब करम ताज दौर करम 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 करम, हाँ चश्मे रहमत बख्शा हुए मरेदार नजर, चश्मे रहमत बख्शा हुए मरेदार नजर, और ऐ कुरैशी लकबी हाशिमियों मुतलबे, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ये हम गरीबों के दिल सवर जाएंगे, ताजदारे करम, फिर क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतियार, मुर्गत तो आए उम्मी लग काटे ना अब रतिया, गुरगीत में सुध बुध सब फिसली कब तक रहेगी ये बेखबर, काहे बफिगन गुजरी ना नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतिया, आपके दर से कोई लगा ली गया, आपके दर से कोई लगा ली गया, और
अपने दामन को भर के अमजद साबरी गया, अपने दामन को भर के अमजद साबरी गया। ओ हबीबे हज़ीर, ओ हबीबे हज़ीर पर भी आका नजर, या मुस्तफा। जितने लोग अमजद भाई की जात से प्यार करते हैं वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ा करें, हुजूर की जात पे। या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना दस्ते हम बेचारा आमादुई मन आसियम मन आजिम मन बेकसम आले मरा या शाफाए रोज़े जज़ा पुरसादुई ऐ मुश्किल बेगंबर बिशा ऐ के नसीबे सुबह दम ऐ चारा गर ईसा नफस ऐ मोन से बीमार ऐ कासिदे गुलखन का मैं मुझको उसी जुल्फी का दयाली हसबा यौम लीला अर्द हरम, दयाली हसबा यौम लीला अर्द हरम। ये बल्लिग सलामी रोज़तन फी हल नबीउल मुहतरम इसी महीने चले आओ, मैं गशो आओ मदीने चले, सब मैं गशो आओ मदीने चले, इसी महीने चले और दस्त सौ की कौसर से पीने चले। हाँ याद रखो अगर हाजियो याद रखो, अरे आशिको याद रखो अगर ये उठ गई वो नजर, एक नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर। ये जितने जज़ाकल्लाह। आपको देखकर मुझे वाकई अमजद भाई की याद आ गई। सलामत रहिए। वो तो खैर आ नहीं सकते, लेकिन ये है कि उनकी यादें तो कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, मुमकिन नहीं, बल्कि मुझे तो पूरी फैमिली याद आ गई। आप लोगों ने वैसे ही प्रेजेंट किया। अच्छा देखिए, उनकी पसंद पर तो हमने बात कर ली, कुछ आप अपनी पसंद से अगर प्रेजेंट करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, है ना? मदीना सुनो इंतजा खुदा के लिए और करम हो सब पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुलचाए उम्मीद अब तो खिल जाए। मैं सैयदा
का भिखारी हूँ भी मिल जाए जाए जाए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। लौट कर मैं जाऊंगा खाली। जो करबला गया उस नूर ऐन का सदका, जो करबला गया उस नूर ऐन का सदका, और मिलाना पानी जिसे उस हुसैन का सदका। भर तो झोली मेरी ए सुल्तान मत, भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, और लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। उच्च नवाजों का सदका हो, नवाजों का सदका हो। मैं दर पे आया हूँ बन के सवाली, नवाजों का सदका हो। दर पे आया ये जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरूदी ने हक की बचा ली, और वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा। हुसैन जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में। और आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना हंसता हो, अल्लाह अल्लाह इतना। और अर्श वाले भी सुनते हैं जिसको, अर्श वाले भी सुनते हैं जिसको। हाँ वो अज़ा है अज़ाने बिलाली, अर्श वाले सुनते हैं जिसको, वो अज़ा है। सच्चा ये वाक़या है अज़ाने बिलाल का। एक दिन रसूल पाक से लोगों ने यूं कहा, एक दिन रसूल पाक से लोगों ने यूं कहा, अरे या मुस्तफा अज़ान गलत देते हैं बिलाल, कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल। फरमाया मुस्तफा ने सच है तो देखिए, और वक्त सहर की आज अज़ा और कोई दे, वक्त सहर की आज अज़ा और कोई दे। हज़रत बिलाल ने जो अज़ाने सहर न दी, हज़रत बिलाल ने जो अज़ाने सहर न दी, ये कुदरत खुदा की देखो न मुतलक सहर हुई, कुदरत खुदा की देखो न मुतलक सहर। आशिक़े मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह इतना असर है, अर्श वाले भी सुनते हैं जिसको, अर्श वाले भी सुनते हैं जिसको। अरे वो अज़ा है अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते हैं। और काश अमजद दयारे नबी से जीते जी हो बुलावा किसी दिन, ये हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए। हम कर उनके रोज़े की जाली, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए। काम कर उनके रोज़े की जाली, ए भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या नबी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा कलाम सुन के, और जिस तरह इस वक्त भी बैकग्राउंड में हम सुन रहे हैं वो आखिरी कलाम,
अमजद साबरी का। मैं चाह रहा था कि वही विजुअल्स अगर हम दिखाएं, और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आखिरी कलाम के कुछ जुमले, कुछ अशार। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को